नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार यादव। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एसएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्र। जैसा कि जानते हो मित्र, यह जो चैनल है वह आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए, यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ बात करें मित्र तो यह यश टेट यानी सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए प्रतिबद्ध है। और इस चैनल पर मित्र अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला उपलब्ध कराई जाती है मित्र। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था मित्र, 2 वीडियो हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों श्रृंखला को हल कर दिया है मित्र, जिसमें से 15 प्रश्नों की श्रृंखला होती है एक वीडियो में मित्र। तो यह भी जो है 1 से लेकर 15 प्रश्नों की श्रृंखला है मित्र। यदि आप मेरा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं मित्र तो बगल में आई बटन पर क्लिक करके पिछला वीडियो को देख लें। काफ़ी महत्वपूर्ण सीटेट की दृष्टिकोण से सीटेट 2020 अगर यदि क्वालिफाई करना है तो इस पे बने रहें, इस चैनल पे बने रहें मित्र, और स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा मित्र। यहाँ पे आपको संपूर्ण व्याख्यात्मक हल मिलेगा हर क्वेश्चन का, ठीक है मित्र। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ मित्र उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए मित्र शुरू कर लेते हैं। अगर इस समय हम जो लेके चल रहे हैं मित्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इस अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें मित्र तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है, ठीक है मित्र। ऑप्शन ए कह रहा है प्रेरणा की सीमा, ऑप्शन बी कह रहा है विद्यालय का असहयोग, ऑप्शन सी कह रहा है शारीरिक सीमा, ऑप्शन डी कह रहा है ज्ञान की सीमा। आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताओ मित्र कि आप 15 प्रश्नों की श्रृंखला में आप टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है मित्र। और अगर वीडियो अच्छा लगे मित्र तो अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए ताकि आपके जो मित्र हैं मित्र वो भी इसको देखकर अच्छी तरह से एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो जल्दी से बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए मित्र बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो इसका विकल्प नंबर बी सही होगा, यानी विद्यालय का जो सहयोग, यहाँ पे अ न होगा मित्र, सहयोग होगा, ठीक है ना। जो विद्यालय का सहयोग होता है मित्र उसके कारण अधिगम में पठार नहीं होता है, तो कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प नंबर बी सही होता है। अब बात आती है मित्र कि जो अधिगम का पठार यानी अधिगम में पठार कैसे आता है, तो ध्यान दीजिएगा मित्र। अधिगम के पठार पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा वक्र क्या होता है, अधिगम वक्र क्या होता है। ध्यान सुनिएगा, सीखने की मात्रा तथा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने के लिए जो वक्र रेखा बनता है उसी को कहा जाता है अधिगम वक्र रेखा। कभी कभी यह देखा गया है मित्र कि अधिगम वक्र का कुछ भाग कम उन्नति को प्रदर्शित करता है या कहें तो एकदम नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करता है। तो जब नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने का मतलब जब अधिगम शून्य हो जाता है, अधिगम क्या होता है मित्र, शून्य हो जाता है, तब वहाँ पे कहा जाता है कि अधिगम का पठार है, यानी बालक उसके बाद कुछ नहीं सीख पाता। इसको एक डायग्राम के जरिए समझते हैं। जैसे मान के चलिए यह आपका जो वक्र है यह उन्नतोदर वक्र है। कैसा वक्र है मित्र, उन्नतोदर। तो इसमें इस वक्र में क्या होता है कि प्रयास के जरिए जो तीव्र गति से सीखना हुआ, पहले गति क्या थी, तीव्र थी, उसके बाद जाकर के मंद हुई, और मंद होने के बाद यहाँ पे जाके क्या हुई गति, तो यहाँ पे जाकर के गति क्या हो गई मित्र, शून्य हो गई। क्या हो गई, शून्य हो गई। यानी यहाँ पर जाकर के बालक कुछ नहीं, यानी यह पहले बालक पढ़ता गया और जब कुछ देर हुआ और यहाँ जाकर के उसकी सीमा क्या हो गई, शून्य हो गई, और फिर नीचे आएगा तो क्या होती चली जाएगी, ऋणात्मकता बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार कह सकते हैं जहाँ पे अधिगम का मान शून्य हो जाता है उसी को क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है, ठीक है मित्र। तो अगर हम पठार की बात करें तो पठार के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि मित्र पठार केवल शैक्षिक दृष्टि से ही हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है अधिगमकर्ता की जो आवश्यकता है, आवश्यकता की वजह से उनके पठार बन सकता है मित्र। अगर बात करें ध्यान की वजह से भी पठार बन सकता है, रुचि न होने की वजह से भी पठार बन सकता है, उत्साह का न होना भी पठार का कारण होता है मित्र, वातावरणीय व्यवधान भी पठार का कारण होता है मित्र। साथ ही साथ बात करें जो थकान होता है ये भी पठार का कारण होता है, ठीक है ना। अगर बात करें जो मनोशारीरिक सीमा होती है और ज्ञान की सीमा, ये सब जो है मित्र वह क्या है, पठार के कारण है। जबकि अगर बात करें कि विद्यालय का जो सहयोग है मित्र वह पठार का कारण नहीं है। इस प्रकार कह सकते हैं मित्र क्वेश्चन नंबर 1 का जो विकल्प होगा मित्र वह बी सही होगा, ठीक है ना, यानी विद्यालय का सहयोग। अब चलिए मित्र बात कर लेते हैं अगली कड़ी में अगले क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है। आप जल्दी से बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से इस क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दो।
कि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो यह कथन किसने कहा है। चलिए मित्र बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो विकल्प होगा मित्र वह होगा आपका ए, यानी गेट्स व अन्य ने कहा था कि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को कहा जाता है क्या, उसी को सीखना कहा जाता है। लेकिन यह कथन किसने कहा था, तो कथन गेट्स ने कहा था। ध्यान दीजिएगा मित्र, यहाँ पे जो सीखना होता है यानी अधिगम होता है वह इन्हीं 3 शब्दों पर होता है, अनुभव, प्रशिक्षण, ठीक है मित्र, और अभ्यास। अनुभव, प्रशिक्षण और अभ्यास की वजह से क्या होता है, तो कहेंगे सीखना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लेकिन यहाँ जो कथन की बात कह रहा है तो वह कहेंगे विकल्प नंबर ए सही होगा। चलिए मित्र अब हम बात कर लेते हैं अगली कड़ी में अगले क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मित्र कि स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है, किसका मापन करता है। ऑप्शन ए कह रहा है व्यक्तित्व को मापन करता है, ऑप्शन बी कह रहा है कि पढ़ने की दक्षता का मापन करता है, ऑप्शन सी कह रहा है बुद्धि का मापन करता है, ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से इस क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। एक हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दो मित्र कौन सा विकल्प सही होगा। साथ ही साथ 15 प्रश्नों की श्रृंखला में आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए हैं मित्र उसको भी आप हमें कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है मित्र, जल्दी से आप बता दो। चलिए मित्र बात कर देते हैं इस क्वेश्चन की। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका विकल्प नंबर सी सही होगा, यानी स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण जो मापन करता है वो किसका करता है मित्र, तो बुद्धि का करता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो सन 1905 में, ठीक है मित्र, सन 1905 में बीने ने, ठीक है मित्र, बीने ने साइमन के साथ मिलकर, सन 1905 में बीने ने साइमन के साथ मिलकर मित्र उसने एक बुद्धि परीक्षण किया था, ठीक है ना। उसने एक बुद्धि का सफल परीक्षण किया था जिसका नाम रखा था स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, ठीक है मित्र। इस प्रकार कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही होगा और आप इस व्याख्या को समझ पाए होंगे। हो सकता है आपसे ये भी पूछ सकता है मित्र कि स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किस सन में किया गया था, तो बता देंगे 1905 में, ठीक है मित्र। किसने किया है तो बता देंगे बीने और साइमन ने। किसने किया मित्र, बीने और साइमन ने स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किया। उम्मीद करते हैं मित्र आपको यह समझ में आया होगा। चलिए मित्र अब हम अगले कड़ी में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें मित्र क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। आप जल्दी से बता दो मित्र। ऑप्शन ए कह रहा है सिगमंड फ्रायड ने किया है, ऑप्शन बी कह रहा है युंग ने किया है, ऑप्शन सी कह रहा है मन ने किया है, ऑप्शन डी कह रहा है अल्पोर्ट ने किया है। आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ये हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। आप हमें साथ ही साथ कमेंट करके बताइए मित्र। और वीडियो अच्छा लगे मित्र तो अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी सीटेट 2020 को अप्लाई कर सके, 2020 को क्रैक कर पाएँ, ठीक है मित्र। तो जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताओ कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए मित्र बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। युंग यानी सीजी युंग कौन होगा मित्र, विकल्प नंबर बी होगा, यानी अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व की बात करें तो इसका वर्गीकरण सीजी युंग ने कहा था, किया था, ठीक है मित्र। अब ध्यान से सुनिएगा। युंग के अनुसार सामाजिक अंतर क्रिया की दृष्टि से व्यक्तियों के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जो पहला है वो आपका अंतर्मुखी उन्होंने बताया, दूसरा उन्होंने बताया बहिर्मुखी, जबकि तीसरा बताया उन्होंने उभयमुखी। क्या बताया मित्र, उभयमुखी, यानी 3 प्रकार के भागों में बांटा जा सकता है। किनके द्वारा, सीजी युंग के द्वारा। चलिए मित्र और कुछ बात कर लेते हैं जिन्होंने व्यक्तित्व को, जिन मनोवैज्ञानिकों ने और कौन कौन मनोवैज्ञानिक है जो व्यक्तित्व को बांटे उसकी विषय में चर्चा कर लेते हैं। यदि मित्र फ्रायड की बात करें तो फ्रायड ने भी व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था। जो पहला व्यक्तित्व को बताया था ईद बताया था, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं इदम। क्या कहते हैं मित्र, हिंदी में कहते हैं इदम। जो दूसरा बताया था उन्होंने अहम बताया था। क्या बताया था मित्र, अहम बताया था, जिसे इंग्लिश में कहा गया ईगो। क्या कहा गया मित्र, ईगो। जबकि जो तीसरा व्यक्तित्व का प्रकार बताया था सिगमंड फ्रायड ने वो बताया था परम अहम। क्या कहा था मित्र, परम अहम। अगर इंग्लिश की बात करें तो उसको कहा जाता है सुपर ईगो। क्या कहा जाता है मित्र, सुपर ईगो। यानी इस प्रकार व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था फ्रायड ने। कौन, कहेंगे ईदम, अहम और परम अहम, या कह सकते हैं ईद, ईगो, सुपर ईगो। उम्मीद करते हैं मित्र ये समझ पाए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं मित्र 2 मनोवैज्ञानिक और हैं। अगर बात करें न्यूमैन, एक मनोवैज्ञानिक है न्यूमैन एवं स्टर्न, न्यूमैन एवं स्टर्न। इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने भी मित्र जो व्यक्तित्व को कहें तो 2 भागों में बांटा है। पहला जो बताया इन्होंने वो बताया है विश्लेषणात्मक।
क्या बताया है, विश्लेषणात्मक। जो दूसरा प्रकार इन्होंने बताया मित्र वह बताया है संश्लेषणात्मक। क्या बताया है, संश्लेषणात्मक, ठीक है ना। यानी कि न्यूमैन और स्टर्न ने व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा है, पहला विश्लेषणात्मक, दूसरा संश्लेषणात्मक। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करें मित्र सेल्डन की, ठीक है ना। सेल्डन ने भी व्यक्तित्व को तीन भागों में बांटा है। किसने मित्र, तो सेल्डन ने भी व्यक्तित्व को तीन भागों में बांटा है। अगर पहले भाग की बात करें मित्र तो पहला भाग है एंडोमॉर्फिक। क्या है मित्र, एंडोमॉर्फिक, ठीक है ना। अगर बात करें मित्र दूसरे भाग की तो दूसरा जो मेसोमॉर्फिक, क्या बताया उन्होंने, मेसोमॉर्फिक, ठीक है मित्र। जो तीसरा इन्होंने बताया मित्र वह बताया एक्टोमॉर्फिक। क्या बताया, एक्टोमॉर्फिक, ठीक है ना। इस प्रकार सेल्डन ने जो मित्र बताया वह भी तीन भागों में बांटा है, पहला है एंडोमॉर्फिक, दूसरा है मेसोमॉर्फिक, तीसरा है एक्टोमॉर्फिक। और बात कर देते हैं मित्र, एक मनोवैज्ञानिक थे क्रेस्मर। कौन थे मित्र, क्रेस्मर। अगर क्रेस्मर की बात करें मित्र तो क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के चार प्रकार बताए थे। पहला बताया था पिकनिक, क्या बताया था मित्र, पहला बताया था पिकनिक। दूसरे की बात करें तो एस्थेनिक, आप इसको नोट करते जाइएगा मित्र पेन और कॉपी के जरिए। तीसरा इन्होंने बताया था मित्र एथलेटिक, ठीक है मित्र। अगर हम चौथी की बात करें, चौथा क्या बताया था मित्र, तो उन्होंने बताया डिस्प्लास्टिक। क्या बताया था, डिस्प्लास्टिक, ठीक है मित्र। उम्मीद करते हैं आप यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से इसकी व्याख्या समझ में आई होगी और आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी मैंने फैक्ट बताया उसको आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है मित्र। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की मित्र, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए कह रहा है आर्थिक तत्व है, ऑप्शन बी कह रहा है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व है, ऑप्शन सी कह रहा है शारीरिक तत्व है, ऑप्शन डी कह रहा है वंशानुगत तत्व है। आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे मित्र तो अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए अपलोड करूं मित्र वह उसका नोटिफिकेशन आपके पास अच्छी तरह से पहुंच पाए। साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर भी करिए। जल्दी से बता दो मित्र कौन सा विकल्प सही हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5 का। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए मित्र अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो विकल्प नंबर होगा मित्र वह बी सही होगा। क्या होगा, बी सही होगा। यानी सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, ठीक है मित्र। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मित्र कि आखिर सामाजिक विकास होता क्या है। सामाजिक विकास होता क्या है तो ध्यान सुनिए। सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ साथ अनुकूलन करता है, ठीक है मित्र। अगर हम बात करें तो सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं व रुचियों पर नियंत्रण भी करता है और दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है। साथ ही साथ बात करें तो अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है, वो ऐसे कहा जाता है इसी को सामाजिक विकास, ठीक है मित्र। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर बी सही होगा। यानी सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो बताएंगे सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। उम्मीद करते हैं मित्र यह समझ में आया होगा। अगर बात करें तो व्यक्ति समाज में एक मान्य, सहयोगी और उपयोगी तथा कुशल नागरिक बन जाता है किसके कारण, तो जिनके अंदर सामाजिक विकास हुआ रहता है उसकी वजह से, ठीक है मित्र। चलिए अगली कड़ी में हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे निम्न में से कौन सा विकास का एक प्रमुख नियम है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ऑप्शन बी कह रहा है अनियमित विकास का नियम, ऑप्शन सी कह रहा है द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन डी कह रहा है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दो कौन सा विकल्प सही होगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते रहें मित्र। चलिए मित्र बात कर लेते हैं। अगर बात करें मित्र क्वेश्चन नंबर 6 का तो क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर बी सही होगा। यानी अनियमित विकास का नियम। शारीरिक विकास का नियम जो होता है मित्र का एक प्रमुख नियम क्या है तो बताएंगे अनियमित विकास का नियम। अब कैसे है मित्र तो ध्यान से सुनिएगा। अन्य प्राणियों की अपेक्षा जो मनुष्य के शारीरिक विकास की गति होती है मित्र वह धीमी और अनियमित होती है, ठीक है ना। अगर बात करें तो शैशवावस्था में जो शरीर का विकास एवं वृद्धि होता है मित्र वह बहुत तीव्र गति से होता है।
होता है, ठीक है ना। लेकिन जो ही बाल्यावस्था में प्रवेश करता है बालक मित्र, तो उसकी जो गति वो धीमी पड़ जाती है, वृद्धि और विकास की गति क्या होती है मित्र, धीमी पड़ जाती है। लेकिन एक बार फिर से जब वह किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो वही गति, शारीरिक विकास की जो गति होती है वह तीव्र हो जाती है मित्र, ठीक है ना, और तेजी से के साथ होने लगती है। तो यही अनियमितता की वजह से कह सकते हैं कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम यह भी है कि अनियमित विकास का नियम। उम्मीद करते हैं मित्र क्वेश्चन नंबर 6 आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इस प्रकार कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए मित्र अगले कड़ी में बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 7 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन बी कह रहा है निरंतर विकास का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन सी कह रहा है परस्पर संबंध का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन डी कह रहा है समान प्रतिमान का सिद्धांत नहीं है। तो आप बता दो आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है मित्र। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दो कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए मित्र बात कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें मित्र तो क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर ए सही होगा, यानी कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है वह विकास का सिद्धांत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अगर अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं तो कौन कौन सा है, तो ध्यान से सुनिएगा मित्र। निरंतर विकास का सिद्धांत यह भी विकास का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत यह भी है, और समान प्रतिमान का सिद्धांत यह भी है। इसके साथ साथ बात करें तो वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत यह भी विकास का सिद्धांत है। परिमार्जिकता का सिद्धांत यह भी है जो है वह विकास का सिद्धांत है। अगर बात करें एकीकरण का सिद्धांत या मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, ये जितने सिद्धांत हमने अभी बताया मित्र यह सारे के सारे विकास के सिद्धांत हैं। जबकि बात करें अनुकूलित प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है मित्र यह विकास का सिद्धांत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं मित्र क्वेश्चन नंबर 7 की आप व्याख्यात्मक हल अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और इसको पेन और कॉपी के थ्रू नोट भी कर लिए होंगे। चलिए मित्र अब हम बात कर लेते हैं अगली कड़ी में अगले क्वेश्चन नंबर 8 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कह रहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है। आप जल्दी से बता दो मित्र। ऑप्शन ए सही होगा गेसेल, ऑप्शन बी सही होगा हार्लॉक, ऑप्शन सी सही होगा मेरेडिथ, ऑप्शन डी सही होगा डगलस और हॉलैंड। आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। जल्दी से कमेंट करके बता दो। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे मित्र तो अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताइएगा। चलिए मित्र बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर बी सही होगा, यानी हार्लॉक ने ही कहा था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है मित्र, तो ध्यान से सुनिएगा। हार्लॉक ने और क्या बताया मित्र, हार्लॉक ने बताया कि विकास की जो प्रक्रिया है वह बालक की गर्भावस्था से शुरू होकर, ठीक है मित्र, कहाँ से तो कहेंगे गर्भावस्था से शुरू होकर उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था पर प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है, यानी एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता जाता है। इनका कहना ये था। अगर बात करें तो इनके अनुसार विकास के जो परिणाम स्वरूप व्यक्ति नई नई विशेषताओं और नई योग्यताएं को प्रकट करता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर बी सही होगा, यानी हार्लॉक ने ही कहा था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। उम्मीद करते हैं मित्र इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगली कड़ी में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 का कह रहा है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार किसने वर्गीकृत किया था। ऑप्शन ए कह रहा है ड्रेवर ने किया था, ऑप्शन बी कह रहा है मैकडूगल ने किया था, ऑप्शन सी कह रहा है थॉर्नडाइक ने किया था, ऑप्शन डी कह रहा है वुडवर्थ ने किया था। आप जल्दी से बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा विकल्प सही होगा मित्र। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। जल्दी से आप हमें कमेंट कर बता दो कौन सा ऑप्शन सही होगा।
चलिए मित्र बात कर लेते हैं। अगर बात करें मित्र क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर बी सही होगा। यानी मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार बताया है कौन मित्र? तो बताएंगे मैकडूगल ने बताया। किसने बताया मित्र? तो मैकडूगल ने बताया है 14 प्रकार। अब ध्यान से सुनिएगा मित्र, जो मैकडूगल का कहना है कि मूल प्रवृत्ति जो होती है मित्र, वह परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है, जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। कौन? तो बताएंगे मूल प्रवृत्तियाँ। उम्मीद करते हैं मित्र आप समझ पाए होंगे। तो मैकडूगल ने मित्र मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है। क्यों? इन्होंने निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 14 मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार बताएं। किसके आधार पे मित्र? तो ध्यान से सुनिएगा, शारीरिक क्रियाओं के आधार पे। किससे? तो शारीरिक क्रियाओं के आधार पे मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार किसने बताया? तो बताएंगे मैकडूगल ने। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि शारीरिक प्रवृत्तियों के आधार पे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा मित्र। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मित्र अगली कड़ी में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कह रहा है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कह रहा है डमविल का है, ऑप्शन बी कह रहा है रास का है, ऑप्शन सी कह रहा है मन का है, ऑप्शन डी कह रहा है मैकडूगल का है। आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा विकल्प सही होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताते रहिए मित्र। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे मित्र तो अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मित्र बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 का विकल्प जो होगा मित्र वह होगा ए, यानी डमविल का कथन है। ठीक है मित्र, डमविल ने ही कहा था कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही क्या है? अवधान है। अवधान का मतलब ये हुआ मित्र कि ध्यान दीजिएगा। अवधान का मतलब ही क्या होता है? ध्यान। ठीक है ना, यानी उनका मानना था कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा अगर किसी एक वस्तु पे ध्यान को केंद्रित किया जाए तो यह अच्छा होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए मित्र अगली कड़ी में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है तत्परता का नियम, ऑप्शन बी कह रहा है अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी कह रहा है बहु अनुक्रिया का नियम और ऑप्शन डी कह रहा है प्रभाव का नियम। आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है? ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है? आप हमें कमेंट करके भी बताइए मित्र कि आपने टोटल 15 प्रश्नों की श्रृंखला में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। जल्दी से आप हमें बता दो कौन सा विकल्प सही होगा मित्र। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? चलिए मित्र बात कर लेते हैं। अगर बात करें मित्र क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो विकल्प होगा मित्र वह होगा सी, यानी कि जो बहु अनुक्रिया का नियम है मित्र यह मुख्य नियम नहीं है बल्कि यह थॉर्नडाइक का गौण नियम है। कौन सा नियम है मित्र? तो बताएंगे गौण नियम। जबकि मुख्य नियम की बात करें तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। सीखने की यह 3 नियम दिया था, 3 मुख्य नियम दिया था। किसने? तो बताएंगे थॉर्नडाइक ने। ठीक है मित्र, अगर हम थॉर्नडाइक की बात करें मित्र तो जो थॉर्नडाइक थे ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है दोस्त, कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। ठीक है ना, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक भी लिखा है। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक भी लिखा है और इन्हीं को मनोविज्ञान का प्रथम वैज्ञानिक माना जाता है, थॉर्नडाइक को। ठीक है मित्र, जो अपने अभ्यास और त्रुटि के सिद्धांत में इन्होंने इस चीज़ को बताया था। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम जबकि 5 गौण नियम दिया था। अब हम बात कर लेते हैं मित्र कि 3 मुख्य नियम तो समझ गए, लेकिन वो 5 गौण नियम कौन कौन से हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। अगर बात करें 5 गौण नियम में जो पहला नियम की बात करें मित्र तो पहला नियम जो आएगा वह होगा मित्र, जो होगा पहला नियम होगा बहु अनुक्रिया का नियम। क्या हो जाएगा? बहु अनुक्रिया का नियम। जो दूसरा नियम होगा मित्र वह होता है मानसिक स्थिति का नियम। क्या होता है? मानसिक स्थिति का नियम। जबकि जो तीसरा नियम उन्होंने बताया मित्र वह बताया आंशिक क्रिया का नियम। क्या बताया? आंशिक क्रिया का नियम। जो चौथा नियम उन्होंने बताया मित्र वह बताया सादृश्य अनुक्रिया का नियम। ठीक है ना, चौथा नियम उन्होंने बताया सादृश्य अनुक्रिया का नियम और जो 5वां नियम बताया वो बताया मनोवृत्ति का नियम। इस प्रकार कह सकते हैं मित्र कि
शाब्दिक साहचर्य का नियम, जो पांचवा नियम था मित्र वो है शाब्दिक साहचर्य का नियम। इस प्रकार कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक ने कुछ नियम, गौण नियम, 5 नियम बताए हैं। ठीक है मित्र, अगर हम बात करें इस गौण नियम को एक ट्रिक के जरिए भी आप याद कर सकते हो। वो ट्रिक क्या है मित्र, बहु आ सास मान गई। वो ट्रिक क्या है मित्र, बहु आसास मान गई। ठीक है ना। अगर हम बात करें में बहु से, तो बहु से बनता है बहु अनुक्रिया का नियम। आ से बात करें तो आंशिक अनुक्रिया का नियम। सा से बात करें तो सादृश्यता का नियम। अगर स से बात करें तो शाब्दिक साहचर्य का नियम। जबकि मान से बात करें, म से, तो होता है मनोवृत्ति का नियम। इस प्रकार यह 5 नियम को आप इस शॉर्टकट ट्रिक के जरिए रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। उम्मीद करते होंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 11 के व्याख्यात्मक हल आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए मित्र, अगली कड़ी में हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो कह रहा है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए कह रहा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी कह रहा है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन सी कह रहा है आर्मी अल्फा परीक्षण, ऑप्शन डी कह रहा है चित्रांकन परीक्षण। आप बता दो मित्र, आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ आप चैनल को शेयर भी करते रहिए मित्र और सब्सक्राइब भी करते रहिए। चलिए मित्र, बात कर लेते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की आंसर से पहले हम बात कर लेते हैं जो डॉक्टर एस जलोटा थे मित्र। ध्यान से सुनिएगा, जो डॉक्टर एस जलोटा थे मित्र वह पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कहाँ के, तो बताएंगे पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इनका मानना था मित्र, इन्होंने सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1963 में किया था। ठीक है ना। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया, तो बताएंगे डॉक्टर एस जलोटा, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, जिन्होंने 1963 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। अगर बात करें जिनका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा, जिसका नाम क्या रखा मित्र, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण उसका नाम रखा। ठीक है मित्र। अगर बात करें तो यह जो परीक्षण है मित्र, यह किन किन विषयों में है, किन किन भाषाओं में, तो बताएंगे यह हिंदी में भी है, यह उर्दू में भी है, साथ ही साथ बात करें तो यह आंग्ल भाषा में भी है। ठीक है मित्र, यानी यह बुद्धि परीक्षण आंग्ल भाषा में भी है, जो 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। ठीक है ना, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। कौन सा परीक्षण, तो बताएंगे साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। इस प्रकार मित्र अब समझ गए होंगे कि कौन सा विकल्प सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। यानी कह सकते हैं इस प्रकार इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए मित्र, अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 कह रहा है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए कह रहा है थॉर्नडाइक ने किया, ऑप्शन बी कह रहा है स्पीयरमैन ने किया, ऑप्शन सी कह रहा है वर्धन ने किया, ऑप्शन डी का है स्टर्न ने किया। आप बता दो मित्र, आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा विकल्प हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताते रहो मित्र कि आप इस 15 प्रश्नों की श्रृंखला में टोटल कितना स्कोर कर पाए। जल्दी से बता दो मित्र कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए मित्र, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो बुद्धि के जो द्विकारक सिद्धांत दिया था मित्र, वो किसने दिया था, तो वो दिया था स्पीयरमैन ने। किसने दिया था मित्र, तो बताएंगे स्पीयरमैन ने। अब ध्यान से सुनिएगा मित्र कि जो स्पीयरमैन थे मित्र, यह एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, कैसे वैज्ञानिक थे, अंग्रेज मनोवैज्ञानिक थे। तो ध्यान से सुनिएगा, स्पीयरमैन ने 1904 में, ठीक है ना, स्पीयरमैन ने 1904 में यह बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है ना, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बताएंगे अंग्रेज वैज्ञानिक स्पीयरमैन ने। और किस सन में, तो 1904 में। ठीक है मित्र, इन्होंने कहा मित्र कि जो बुद्धि होती है वह 2 कारकों से मिलकर बनी होती है। ठीक है मित्र, जो इसमें पहला कारक इन्होंने बताया बुद्धि में 2 कारकों से बनी होती है, जो पहला कारक बताया वो बताया सामान्य योग्यता कारक। क्या बताया मित्र, सामान्य योग्यता कारक, जिसका नाम इन्होंने रखा जी फैक्टर। क्या नाम रखा मित्र, जी फैक्टर। ठीक है ना। अगर दूसरे की बात करें मित्र तो दूसरा बताया विशिष्ट योग्यता परीक्षण। ठीक है ना, विशिष्ट योग्यता परीक्षण। आप पेन और कॉपी लेकर नोट भी करते जाइएगा मित्र। ठीक है ना। और इसको इन्होंने कहा मित्र एस फैक्टर। क्या कहा, एस फैक्टर। तो आपसे एग्जाम में घुमा के भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछ सकता है कि जी फैक्टर और एस फैक्टर बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत
किसने दिया है, तो यानी जी फैक्टर या यस फैक्टर किससे संबंधित है, तो बताएंगे स्पीयरमैन से। उम्मीद करते हैं मित्र क्वेश्चन नंबर 13 का व्याख्यात्मक हल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इसे नोट भी कर लिए होंगे। चलिए मित्र, अब हम बात कर लेते हैं ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14 की। अगर मित्र क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। ऑप्शन बी कह रहा है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया है। ऑप्शन सी कह रहा है सीखने का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत पावलोव ने दिया है, जबकि सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया है। तो आप बता दो मित्र, आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके भी बताते रहो मित्र कि आपने इस 15 प्रश्नों की श्रृंखला में कुल कितने क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाए हो। यह एक बार फिर मैं बता दूं, यह सीट टेट 2020 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मित्र। यदि आप इसे कर लेते हो तो उम्मीद करते हो मित्र 70 से 80% आपके एग्जाम में कंफर्म फंसेगा, या मेरी गारंटी है। ठीक है मित्र, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मित्र बात करें क्वेश्चन नंबर 14 का, तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो युग्म सही नहीं है वो डी वाला नहीं है, यानी सीखने का जो समग्र सिद्धांत मित्र वह हल नहीं दिए हैं। ठीक है मित्र, तो किसने दिया है, तो ध्यान से सुनिएगा। जो सीखने का समग्र सिद्धांत है इसी को अंतःदृष्टि और सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी सीखने के समग्र सिद्धांत को ही अंतःदृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब आप पकड़ लिए होंगे मित्र कि अंतःदृष्टि और सूझ का सिद्धांत किसने दिया है, तो बताएंगे मित्र कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर ने दिया है। किसने दिया है मित्र, तो बताएंगे कोहलर ने। ठीक है ना। अगर हम बात करें मित्र कि कोहलर कौन मनोवैज्ञानिक हैं, तो बताएंगे गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। और कौन कौन से गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, तो कुर्ट कोफका, वोल्फगैंग कोहलर, ठीक है मित्र, और कुर्ट लेविन, ये तीनों गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। ठीक है मित्र, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेकिन अगर हल की बात करें मित्र कि हल ने क्या दिया था, तो ध्यान से सुनिएगा। जो हल थे मित्र, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, ठीक है मित्र, वो सिद्धांत है मित्र सीखने का प्रबलन का सिद्धांत। हल ने कौन सा सिद्धांत दिया था मित्र, तो कहेंगे सीखने का प्रबलन सिद्धांत। ठीक है ना, सीखने का प्रबलन सिद्धांत हल ने दिया था। इस प्रकार आपके 5 सिद्धांत कंप्लीट हो गए मित्र। अगर पहले की बात करें तो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। बी सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत वीएफ स्किनर ने दिया है। सी सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया है। डी कह रहा है सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया है। ठीक है मित्र, हल एक गलत है, जबकि कौन दिया है, तो बता देंगे कौन, कोहलर ने दिया है। ठीक है मित्र, जबकि हल की बात करें तो हल ने सीखने का प्रबलन का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आया होगा मित्र। चलिए अब इस सीरीज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें मित्र तो कह रहा है इनमें से किनका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है क्रो एवं क्रो का, ऑप्शन बी कह रहा है गाल्टन का, ऑप्शन सी कह रहा है रॉस का, ऑप्शन डी कह रहा है वुडवर्थ का। आप बता दो मित्र आपके दृष्टिकोण से क्वेश्चन नंबर 15 यानी इस लास्ट क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दो। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा होगा मित्र तो अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मित्र, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके और आप इस वीडियो के सहारे, इस वीडियो के योगदान से मित्र अपना सीटेट 2020 क्रैक कर सको। यही मेरी भी कामना है। चलिए मित्र बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। अगर मित्र इस क्वेश्चन की बात करें तो पहले ध्यान से समझिएगा कि आखिर सूजन शास्त्र क्या, सूजनन शास्त्र है क्या। तो सूजनन शास्त्र को ही जीव सांख्यिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र, जीव सांख्यिकी। ठीक है ना, जीव सांख्यिकी कहा जाता है सूजनन शास्त्र को। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, सूजनन शास्त्र को जीव सांख्यिकी कहा जाता है जो कि जीवधारियों से संबंधित विज्ञान होता है। किनसे, जीवधारियों से संबंधित विज्ञान होता है। अब आगे बात करें मित्र तो गणित और आंकड़े की विधि के, ठीक है मित्र, गणित और आंकड़े की विधि के प्रयोग द्वारा जीवित वस्तुओं के जैव गुणों का वर्णन और वर्गीकरण जीव सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है मित्र। अब ध्यान से सुनिएगा कि सूजनन शास्त्र के पिता की बात करें तो गाल्टन होंगे। कौन होंगे मित्र, सूजनन शास्त्र के पिता की बात करें तो गाल्टन। ध्यान से सुनिएगा, अगर गाल्टन की बात करें तो इनका पूरा नाम सर फ्रांसिस गाल्टन है। क्या है मित्र, सर फ्रांसिस गाल्टन, जिन्होंने जीव सांख्यिकी के पिता माने जाते हैं। इन्होंने 2 नियमों का प्रतिपादन किया है। ठीक है मित्र, गाल्टन ने कितने नियम का प्रतिपादन किया तो बताएंगे 2। पहला जो नियम इन्होंने बताया मित्र वह बताया है पैतृक वंशानुक्रमण का नियम। क्या बताया है, पैतृक वंशानुकरण का नियम,
क्रमण का नियम, ठीक है मित्र। जबकि दूसरा जो नियम बताया मित्र वह बताया है वंश अवनति का नियम, ठीक है ना, वंश अवनति का नियम। उम्मीद करते हैं मित्र यह आप समझ पाए होंगे। इस तरह कह सकते हैं कि यह 15 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट होती है मित्र। उम्मीद करते हैं आप कितने प्रश्न कंप्लीट कर लिए होंगे उसको कमेंट आप जरूर करेंगे मित्र। यह वीडियो अच्छा लगा होगा मित्र तो अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मित्र, ऐसे ही मज़ेदार और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।